हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पेन पेपर निकाल लीजिएगा। हमारी क्लास चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का हमने पहली क्लास जिसमें हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको मेरी ये क्लास और आने वाली क्लास इंटरेस्टिंग लगेंगी, आसानी से समझ में जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं वहीं से जहां से हमने पार्ट 1 छोड़ा था, वहीं से आज की क्लास शुरू हो रही है। मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश शुरू होती है हमारी 166 से और वो जाती है 1580 तक। अब देखिए, हमने मिडिल इंग्लिश को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले एंग्लो नॉर्मल पीरियड, दूसरा चौसर का आता है और तीसरा आता है लेट मिडिल। इस तरह से हमारा मिडिल इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। आज हम मिडिल इंग्लिश का सबसे पहला एरा पढ़ने वाले हैं, एंग्लो नॉर्मल पीरियड, जो जाता है 166 से 1340 तक। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब यहां पे क्या है, सैक्सन के प्लेस पे नॉर्मन आ गया। अब ये नॉर्मन कैसे आया, इसके पीछे कहानी है, वो सुनते हैं। अब इस कहानी को सुनने के लिए हमें अपनी कहानी में 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक वाइकिंग्स नाम की लुटोरो की ट्राइब थी, उसने कब्जा कर लिया फ्रांस पर। फ्रांस के वो भी नॉर्थ वाले हिस्से पर। अब देखिए, फ्रांस के लोग इनको नॉर्मन कह के बुलाते थे। ये लोग फाइटिंग में बहुत माहिर थे, लड़ने में बहुत माहिर थे ये। अब ये आप इस तरह से देख सकते हैं, उस टाइम पे फ्रांस के किंग थे चार्ल्स। चार्ल्स ने इनसे लड़ाई नहीं की, इन्होंने इनसे फाइटिंग नहीं की। बिना फाइट किए ही चार्ल्स ने वाइकिंग को एक नॉर्मंडी नाम का प्लेस है फ्रांस में, स्टेट जो नॉर्थ में पड़ता है, वो रहने के लिए दे दिया कि भाई हमसे लड़ो मत, आपको रहना है, आप यहां पे रह लो। अब ये लोग आए तो थे फ्रांस को लूटने, लूटपाट मचाने, बट ये फ्रांस में आके बस गए, ये बिल्कुल घुल मिल गए। इन्होंने यहां तक कि फ्रांस की महिलाओं से शादी कर ली, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। ये पूरी तरह से फ्रांस में घुल मिल गए थे, परंतु अभी भी इनकी एक आदत नहीं गई थी, फाइटिंग की। ये लड़ना अभी तक नहीं भूले थे। उस टाइम पे नॉर्मंडी का किंग था विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट, जिसको हम विलियम द बास्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, विलियम द बास्टर्ड। अब इसकी नजर पड़ती है इंग्लैंड पर। कहां पड़ती है साहब, इंग्लैंड पर। अब देखिए, दिन था 14 अक्टूबर 166, ये डेट आप याद कर लें, 14 अक्टूबर 166। इस दिन विलियम, जो नॉर्मंडी का किंग था, वो अपने 7,000 सोल्जर्स को लेकर इंग्लैंड पर अटैक कर देता है, और इंग्लैंड के होस्टिंग्स टाउन पर, होस्टिंग टाउन पर। इसी टाइम पे वेसेक्स के किंग थे, इसी टाइम पे वेसेक्स के किंग थे हैरोल्ड गोल्डविंसन, हैरोल्ड गोल्डविंसन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछली क्लास में बताया है, जो वेसेक्स था वो इंग्लैंड का मोस्ट पावरफुल स्टेट था। अब वेसेक्स के किंग थे उस टाइम पे हैरोल्ड गोल्डविंसन। अब हैरोल्ड गोल्डविंसन की फाइट हुई विलियम से। ये जो फाइटिंग थी, ये जो लड़ाई थी, ये कही गई वॉर ऑफ होस्टिंग्स, वॉर ऑफ होस्टिंग्स 166। अब देखिए, हैरोल्ड गोल्डविंसन की फाइट हुई, लड़ाई हुई विलियम से। हैरोल्ड गोल्डविंसन अपने सैनिकों के साथ में पैदल थे, जबकि विलियम घोड़ों के साथ थे। अब उस टाइम भीड़ में एक अफवाह फैल गई कि हैरोल्ड गोल्डविंसन मारे गए।
अब अपने आप को प्रूफ दिखाने के लिए, अपने सोल्जर्स में उत्साह भरने के लिए कि मैं भी जिंदा हूं, हेरोल्ड गोल्डविंसन अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब होता क्या है, तभी एक तीर आता है और हेरोल्ड गोल्डविंसन की आंख को भेदता हुआ निकल जाता है। यहां पे हेरोल्ड गोल्डविंसन की डेथ हो जाती है और नॉर्मन्स का कब्जा हो जाता है। तभी से जो ये एज स्टार्ट होता है, ये एरा स्टार्ट होता है, ये कहा जाता है एंग्लो नॉर्मल पीरियड, जो 166 से स्टार्ट हुआ है, जाता है 1340 एडी तक। ये क्लियर है आपको? अब देखिए विलियम किंग बनते हैं। जो विलियम ने क्राउन पहना वो क्रिसमस डे पर पहना, क्रिसमस डे पर पहना, क्रिसमस डे पर पहना, 166 में पहना और वेस्टमिनिस्टर एबे में पहना। कहां पे पहना? वेस्टमिनिस्टर एबे में। अब देखिए यहां से एंग्लो नॉर्मल पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। विलियम ने क्या किया, जितने भी ऑफिशियल प्लेसेस थे, कोर्ट कचहरी वगैरह, कोर्ट वगैरह, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज लागू कर दी कि भाई सारे काम किस में होंगे? फ्रेंच में होंगे। जितने भी रॉयल वर्क थे वो सारे के सारे फ्रेंच लैंग्वेज में होने लगे। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश थी यहां पे बैन कर दी गई, ये दब गई। अब देखिए जो चर्च थे, चर्च का कामकाज अभी भी लैटिन भाषा में ही हो रहा था और जो लोअर क्लास लोग थे, पीपल थे, वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश ही बोल रहे थे। एक बार फिर समझिए, जितना भी रॉयल वर्क हो रहा था, जितने भी ऑफिशियल कामकाज हो रहे थे, ऑफिशियल प्लेसेस पर फ्रेंच लैंग्वेज लागू कर दी गई है। वहां से ओल्ड इंग्लिश खत्म कर दी। चर्च अभी भी लैटिन भाषा में ही काम कर रहे हैं अपना। लोअर क्लासेस अभी भी ओल्ड इंग्लिश बोल रहे हैं। ये जो मिक्स लैंग्वेज बनी सभी की, यही कहलाई एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज। एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए विलियम ने अपना नाम बदलकर रख लिया विलियम द कॉन्कर। विलियम द कॉन्कर। विलियम द कॉन्कर ने फ्रांस के साथ अपने रिश्तों पर ध्यान दिया, फ्रांस के साथ अपने रिश्ते गहरे किए और उसने महल बहुत बनवाए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो अंग्रेज लोग थे ये हमको कहते थे कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरिक हैं। जरा इनको बताइए कि इनको सिविलाइज्ड किसने किया? मात्र 500-600 साल पहले की बात है। इनकी खुद की लैंग्वेज नहीं थी, इनका खुद का रिलीजन नहीं था, खुद के गॉड नहीं थे। चलिए खैर ये एक डिबेट का टॉपिक है हिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं इस पीरियड के कुछ लिटरेरी चेंजिंग की, कि इस पीरियड में लिटरेरी चेंजिंग क्या क्या आई हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एंग्लो नॉर्मल पीरियड में कोर्टली कल्चर डेवलप हो गया था और दूसरी बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म आ गया था। फ्यूडलिज्म क्या होता है? एक जमींदारी प्रथा, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में भारत में होता था। एक कोई जमींदार है, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, और उसने छोटे छोटे किसानों को वो जमीन दे दी है और उस जमीन का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखते थे और बहुत ही थोड़ा हिस्सा उनको देते थे। ठीक है, ये फ्यूडलिज्म थी जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आ गई थी। दूसरी बात, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप हो गई थी भाई। जो पहली लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश थी, वो लैंग्वेज हमको समझ में भी नहीं आती थी। अब यहाँ पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया था। लगभग अब हमारी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें 70,000 नए फ्रेंच वर्ड जुड़े भाई, फ्रेंच वर्ड, नए वर्ड जुड़े फ्रेंच के। अब जो लैंग्वेज थी ये लैंग्वेज हमको समझ में आने लगी, वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। ठीक है जी। अब देखिए जो लिटरेचर थी वो इन्फ्लुएंस थी फ्रेंच रोमांस से और फ्रेंच पोएट्री थी। फ्रेंच पोएट्री और फ्रेंच रोमांस इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इंग्लिश लिटरेचर पर। अब देखिए जरा, जो फ्रेंच पोएट्री थी उस टाइम पे वो किस पे बेस्ड थी? कोर्टली कल्चर पे बेस्ड थी, फ्यूडलिज्म पे बेस्ड थी और लव पे बेस्ड थी। लव भी कैसा?
अनरिक्वेटेड लव, अनरिक्वेटेड वन साइडेड लव था, और वो लव फिजिकल लव नहीं था, स्पिरिचुअल लव था, उस पर बेस्ड थी पोएट्री इनकी। एंग्लो नॉर्मल पीरियड में प्रोज भी डेवलप होने लगी थी। ठीक है साहब। अब यहाँ पे राइमिंग आ गई थी पोएट्री में। राइमिंग समझिए, राइमिंग बेसिक लिटरेरी डिवाइस का टॉपिक है, बट आप ये समझिए कि पोएट्री में एक सॉन्ग वाली क्वालिटी आने लगी थी। ठीक है, मीटर, सिलेबल, ये सब चीजें जो हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ा था, वहां पे एलिटरेटिव स्टाइल था, एलिट्रेशन था, रिपीटेशन ऑफ द साउंड। यहाँ पे क्या है, राइमिंग आ गई इन पोएट्री में एंग्लो नॉर्मल पीरियड में। तीसरी बात क्या है, क्रिश्चियन थीम की पोएट्री की, यहाँ का वर्क था लिटरेरी वर्क, उसमें अभी भी क्रिश्चियन थीम थी। क्रिश्चियन थीम पे मैंने पहले आपको बताया था, जो बिब्लिकल थीम होती है वो डायरेक्टली बोरो होती है बाइबल से। क्रिश्चियन थीम जो होती है ये पर्सन को मोरल बनाने के लिए होती है, नैतिक बनाने के लिए होती है, यानी इंसान बेहतर बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो उसी में बेस्ट पोएट्री थी। अब देखिए यहां पे एक बड़ा काम हुआ, ब्रूट। ये ब्रूट क्या है, ये ब्रूट एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। ठीक है साहब। देखिए एक इंग्लैंड में किंग हुए हैं जिनका नाम है एनियस, एनियस, ANEAS, यहां पे भी ई है, ई के बाद एनियस। इनके एक ग्रैंड सन थे ब्रूटस, ब्रूटस। अब इनके ग्रैंड सन के बाद की सारी हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई, वही ब्रूट कहलाई गई। जितने भी रूलर्स आए इंग्लैंड पे ब्रूटस के बाद, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया। ठीक है, वही ब्रूट कहलाई। समझ आया जी। इसके बाद जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड पे एक सिटी लंदन, जो इस टाइम ब्रिटेन की कैपिटल है, हाँ सॉरी यहां पे एक ध्यान दीजिए, जैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, भरत नाम के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उस पे, उसी प्रकार जो इंग्लैंड का ब्रिटेन नेम पड़ा है वो ब्रूटस के नाम पर पड़ा है। ठीक है साहब। अब देखिए इस पीरियड में नॉर्मन्स थे, उन्होंने लंदन पे बड़ा विशेष ध्यान दिया। इसका मेन रीजन ये था, एक तो लंदन फ्रांस के नजदीक था, तो ये लोग कोई ऐसा शहर ढूंढना चाह रहे थे जो फ्रांस के नजदीक हो और वे इंग्लैंड में भी रहते रहे। ठीक है जी। दूसरा, ये लंदन इंग्लैंड की एक नदी है थेम्स, उसके किनारे पे बसा हुआ है। और आप ध्यान देना, जितनी भी सिविलाइजेशन अभी तक हुई है वो नदियों के किनारे पर हुई है। उससे क्या होता था, बिजनेस करना आसान रहता था, व्यापार करना आसान रहता था। ठीक है जी। तो यहां से थेम्स के जरिए ये फ्रांस के साथ में व्यापार बिजनेस अच्छे से कर रहे थे, रिश्ते और गहरे हो रहे थे। दूसरी बात, जो लंदन था ये एजुकेशनल सेंटर बन गया साहब, एजुकेशनल सेंटर, एजुकेशनल। इस टाइम की सबसे बड़ी दो यूनिवर्सिटी आई, ऑक्सफोर्ड जो 1167 AD में आई, और कैम्ब्रिज जो 1209 में आई। ठीक है जी। अभी तक जो था चर्च सर्वे सर्वा था, यानी चर्च की ऑथोरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। बट अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आने के बाद में चर्च की यूनिवर्सिटी पर क्वेश्चन उठने लगे। यही कहलाया सेक्युलराइजेशन, नहीं सेक्युलर हो गया साहब। चर्च की ऑथोरिटी पर क्वेश्चन उठने लगे थे इस टाइम पे आके। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जॉन वाइक्लिफ है। ठीक है, उन्होंने एक लोलार्ड मूवमेंट चलाया, 64 में आएगा इसके बाद में। ठीक है साहब। अब ये कुछ डेट हैं जो हम पीछे कर चुके, जो ये हमने पढ़ा था, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, वार ऑफ होस्टिंग्स, ये 166 में आया। जो हेनरी सेकंड थे ये किंग बने 1154 में, और इस एज में जो मैग्ना कार्टा आ गया जी 1215 में। अभी मैग्ना कार्टा क्या था, एक किंग थे जॉन, उन्होंने उनका एक सिग्नेचर करा हुआ डॉक्यूमेंट, ये मैग्ना कार्टा है। यानी उस डॉक्यूमेंट से क्या था, जो इंग्लैंड के आम लोग थे उनको अधिकार दिए गए थे। आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है साहब। अब ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम एज ऑफ चौसर में पढ़ेंगे। बट हाँ, यहां पर ध्यान रखना, इसी एज में 100 ईयर्स वार शुरू हो गई थी। 100 ईयर्स ऑफ वार, 100 ईयर्स ऑफ वार शुरू हो गई थी।
जो शुरू हो गई थी 1337 में और ये चली 1453 तक। 1337 में शुरू हो गई थी 100 ईयर वार्स और ये चली 1453 में, जो हम चौसर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी एज में पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो गया था। लिख लीजिएगा, बोर्ड में जगह नहीं बची है। पार्लियामेंट स्टैब्लिश हो गया था 1295 में। ठीक है साहब, तो 1295 में इसी एज में पार्लियामेंट भी स्टैब्लिश हो गया था। सो गाइस, जैसे कि मेरा फोन से, अभी मैं फोन से क्लास डाउनलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ फोन से ही, तो मेरे को ज्यादा लंबी क्लास अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, तो क्लास को ही बाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिए और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। आगे हम पढ़ते हैं चौसर में। ओके, बाय, थैंक यू।